हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा आपकी लगातार चल रही है। हमारे चैनल के द्वारा आपकी तैयारी बहुत ही शानदार कराई जा रही है। तो इसी क्रम में कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का पूरा ये वीडियो आ चुका है। सिलेबस पर आधारित आपके संपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार करवा दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कई सारे प्रश्न रिपीटेड हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो सिलेबस पर आधारित हैं जिसमें मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना। देखिए, पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये आपके चैप्टर्स हैं जो कि आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024 एमपी बोर्ड में पूछे जाने हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तो ये पहले भी मैं डाल चुका हूँ सिलेबस से चैनल पे, तो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए। देखिए, सभी प्रश्न हम करेंगे 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय आंसर के सहित करेंगे। तो चलिए, सभी लोग वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए, और वीडियो को यदि स्पीड में देखना चाहते हैं तो 2x भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से। तो देखिए, 2 अंकीय प्रश्नोत्तर। देखिए, मानक ताप एवं दाब से क्या तात्पर्य है। देखिए, सामान्य ताप दाब का तात्पर्य 273 केल्विन ताप तथा वायुमंडलीय दाब 760 mm होता है। ठीक है, तो मानक ताप एवं दाब से तात्पर्य ये हो जाएगा। 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या बताइए। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जो पदार्थ का द्रव्यमान है उसको लिखेंगे, उसके बाद ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसके बटे में कर देंगे, इंटू कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर परमाणु की संख्या जो आ जाएगी 1.505 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फोटोन। फोटोन क्या होता है, प्रकाश के संदर्भ में ऊर्जा के बंडल अर्थात क्वांटा फोटोन कहलाते हैं। कभी पूछ ले तो फोटोन आप याद रखें। देखिए, मोल संकल्पना क्या है, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। देखिए, मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। यहाँ पर 1023 नहीं है, 10⁻23 है, 10⁻23। ये -23 है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये माइनस में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, माइनस नहीं लग पाया इसमें, -23। ठीक है, उसके बाद देखिए, मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में संबंध बताएं। ठीक है, मोल संकल्पना पहले तो आप याद रखें कि मोल एक संख्या है जिसका मान क्या होता है, 6.00022 × 10⁻23 होता है। यह सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में संबंध बताएं। तो देखिए, आणविक सूत्र के बराबर होता है n × मूलानुपाती सूत्र। n यहाँ पर 1 2 3 4 ये संख्याएं हो सकती हैं। मूलानुपाती व आणविक सूत्रों में से आणविक सूत्र यौगिक के वास्तविक सूत्र को व्यक्त करता है। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र व आणविक सूत्र में संबंध ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, सीमांत अभिकारक क्या है। तो संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मूलरता एवं मूललता में अंतर लिखिए। एक होती है मोलैरिटी, एक होती है मोलैलिटी। ठीक है, तो देखिए, यह 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या होती है, और यह 1 किलोग्राम ब्लैक में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या होती है। ये लीटर में, किलोग्राम में। यह ताप पर निर्भर करती है या ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। ठीक है, -1 मतलब इनवर्स। ठीक है, इसका मात्रक मोल किलोग्राम इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आप मोलरता और मोलैरिटी में, मतलब मोलैरिटी और मोलैरिटी में अंतर देख लेंगे। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर में पूछा है तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। देखिए, यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ये पूरा हाई क्वालिटी पीडीएफ, इसमें सभी कंप्लीट क्वेश्चन कराए गए हैं। यदि इस पीडीएफ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट कर लीजिए। वहाँ से आपको ये पीडीएफ संपूर्ण मिल जाएगा। उसमें संपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ आपको पूरे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाइए, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। देखिए, अंतरकाश में विद्युत आवेश के त्वरण से उत्पन्न एक तरंग जो लंबवत विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों के आवर्ती परिवर्तन से संचारित होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहलाते हैं। ठीक है, आयनिक बंध क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य परस्पर लगने वाले आकर्षण बल को
आकर्षण बल के फलस्वरूप बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध को विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। उदाहरण मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जब सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनको आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर पे पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है। जब एक निश्चित निम्न आवृत्ति विकिरण को एक धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होने लगते हैं। ये जो होता है, ये प्रभाव होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं धातु की सतह से, यही है आपका, ठीक है, निष्कासन होता है, इससे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखिए 1 ग्राम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन का जो भार कितना हो जाएगा? 9.11 × 10⁻28 ग्राम। और यहाँ पर तो 1 में कर देंगे इसको, तो आपका जो भार आ जाएगा 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, मतलब 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वो आ जाएंगे आपके 1.097 × 10⁻27। आबहु सिद्धांत क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आबहु सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, ये आपने आपके एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है आबहु सिद्धांत। देखिए, जिस उपकोष में n+1 का मान न्यूनतम होता है, निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। जब 2 उपकोषों के लिए n+1 का मान एक ही रहता है तब इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले बढ़ता है जिसके लिए n का मान कम हो। ठीक है। तो मेन तो यही है। ठीक है। आबहु का सिद्धांत यही है मेन। उसके बाद देखिए, आवेश के क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण को समझाइए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है, उससे उस भौतिक राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है। आवेश का स्थानांतरण E के गुणज के रूप में होता है तथा न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। मतलब उसकी स्थिति और उसके वेग का सही निर्धारण एक साथ करना असंभव है, अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? ठीक है। देखिए, पाउली के नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते हैं। इस नियम के कारण किसी परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को प्रदर्शित किया जाता है और पाउली के नियम का आवर्त सारणी के निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है। पाउली का अपवर्जन नियम, इसको याद रखिए। किसी एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों के लिए यह नियम कहता है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों यानी सभी प्रमात्रा संख्याएं एक समान नहीं होती हैं। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण द्विधन आवेशित हीलियम का नाभिक है। ठीक है। नाभिक की खोज किसने करी थी? ये सिंपल सा 2 नंबर, 1 नंबर में पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। रदरफोर्ड ने, वैसे ऑब्जेक्टिव में आएगा ये। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी। हुंड का नियम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुंड ने 1925 में उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक नियम निर्धारित किया था जिसे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम कहते हैं। किसी उपकोष में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से देखिए नियम चालू होता है, किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता। साथ ही पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। ठीक। आर्हेनियस समीकरण क्या है? आर्हेनियस समीकरण रासायनिक बलगति शाखा में प्रयोग किया जाने वाला समीकरण है जिसे सक्रियण ऊर्जा पर ताप का प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। आर्हेनियस समीकरण K = AE - E/RT के रूप में दर्शाया जाता है। ली-चातलीय प्रिंसिपल। ठीक है। ली-चातलीय प्रिंसिपल क्या है? सन 1885 में ली-चातली ने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के रासायनिक साम्य पर ताप, दाब और सांद्रण के गुणात्मक प्रभाव को एक नियम के रूप में दर्शाया था। इस नियम के अनुसार यदि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर स्थापित किसी निकाय के ताप, दाब एवं सांद्रण में कोई परिवर्तन किया जाता है तो साम्य इस प्रकार से विस्थापित होगा जिसे परिवर्तन को उदासीन या प्रभावहीन किया जा सकता है। साम्य स्थिरांक KP/KC में संबंध, तो ये संबंध आप सिंपल सा देख लेंगे। ठीक है। याद रखना। हेनरी का नियम लिखिए। उसके बाद ऑस्टवाल्ड का
ओस्टवाल का तन्यता का नियम लिखिए। हेनरी का नियम आप देख लेंगे, ओस्टवाल का तन्यता नियम भी देख लेंगे। सम प्रभाव क्या होता है, इसको भी कंप्लीट करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट में विलयन में किसी सम आयन युक्त प्रबल विद्युत अपघट्ट का विलयन मिलाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयन कम हो जाता है, यह प्रभाव समायन प्रभाव कहलाता है। कार्बोकेटाइन की संरचना समझाइए। तो देखिए कार्बोकेटाइन की संरचना धनावेशित कार्बन परमाणु संकरित होता है तथा पी कक्षाकृत होता है। ठीक है, साम स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। परिरक्षण प्रभाव क्या है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आप देखते जाइए। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है। वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है मूल अनुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और क्यों। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो हो चुका है। ज्यामितीय समवर्तता का कारण लिखिए। मोल एवं अवोगाड्रो संख्या से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये मोल देखिए, मोल एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है, जबकि एक अणु ऑक्सीजन बराबर होती है 16 AMU के एक मोल के। ठीक है, जैसे एक दर्जन जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्या हैं, जिसमें कोई भी इकाई नहीं है, यह किसी भी मूलभूत संख्या पर व्याख्या। देखिए ये जिसमें थोड़ा परिभाषा और अटपट्टी लिखी हुई है, इसको जो मैंने पहले बताई थी ना मोल की, वो आप देख सकते हैं। अवोगाड्रो संख्या की भी आप अपनी बुक से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें लिखी भी हुई है। यदि आपको ये सूटेबल लग रही है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी बुक से भी देख लीजिए। किसी भी गैस के ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या समान होती है, इस संख्या को ही अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। दूसरे शब्दों में अवोगाड्रो संख्या n के बराबर कणों को एक मोल कहते हैं। ठीक है, ये 2 अंकीय क्वेश्चन हमारे आंसर सहित हो गए। अब कुछ 2 अंकीय प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ जो कि यहाँ पर विदाउट आंसर दिए गए हैं। इनको भी आप कंप्लीट कर लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं। विलयन किसे कहते हैं, मूलरता एवं मूलरता को परिभाषित कीजिए। मोल प्रभाज क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, संचारण, ओम का नियम, अपचयन, किलेट, ये सभी आपके कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, डुअल साइड द्विक्लेवड़ क्या होते हैं, RNA DNA में अंतर, पेप्टाइड बंध क्या होता है। ठीक है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए 3 अंकीय प्रश्न उत्तर यहाँ से शुरू होते हैं। पीरियडिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या अंतर है। तो पीरियडिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में यहाँ पर अंतर आपको दिख रहे होंगे। देखिए पीरियडिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर। पीरियडिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमेरिक अस्थायी होता है। ठीक है, तो दोनों चारों 2 3 4 अंतर दिए गए हैं, इसको आप इस प्रकार से देख लीजिए। देखिए PDF यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उसको। और यदि आप PDF नहीं लेना चाहते हैं तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। ठीक है, सिग्मा और पाई बंध में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है। सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड की तुलना में ये पाई बंध होता है वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है, देखिए ये अंतर हो जाएंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में। उसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे VeF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणुीय अणु होने के बाद भी उनकी आकृतियाँ अलग हैं, क्यों। ठीक है, तो देखिए ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। संयुग्मी अम्ल और संयुग्नमी क्षार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए अणु या आयन द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बना हुआ भार संयुग्मी अम्ल कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन त्यागने की शक्ति होती है। NH3 का संयुग्मी अम्ल हो जाएगा NH4+। ठीक है, संयुग्मी क्षार क्या होता है, किसी अम्ल का प्रोटॉन त्यागने के बाद बचा हुआ भाग संयुग्मी क्षार कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की शक्ति होती है। HCl का Cl संयुग्मी क्षार है, अतः संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है। ठीक, 3 अंक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। DNA अंगुली छापन ये तो कर ही लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या है। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर, प्राशन दाव। ठीक है, राउल्ट्स का वाष्प दाव अवनमन नियम क्या है, इसकी सीमाएँ। उसके बाद देखिए 4 अंक के प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ पदार्थ। ठीक है, मैटर। पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। द्रव्य तथा प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति। ठीक है, द्रव्य तथा पदार्थ की द्वैतीय प्रकृति। प्रकाश की कुछ घटनाएं जैसे कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन,
परावर्तन रिफ्लेक्शन एंड ध्रुवण पोलराइजेशन कोश के तरंग व्यवहार के द्वारा समझाया जा सकता है, किंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णपिंड विकिरण, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है एवं क्रॉम्पटन प्रभाव जैसी घटनाओं का स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के कणिका व्यवहार द्वारा किया जा सकता है। अतः आइंस्टीन ने सुझाव दिया कि प्रकाश की प्रकृति तरंग एवं कणिका दोनों प्रकार की होती है, तो इससे हम कहते हैं डुअल नेचर, ठीक है। इसी आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने सन 1924 में परिकल्पना दी कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वितीय प्रकृति तरंग एवं कण दोनों होती है, उसी प्रकार गति करते हुए पिंड कणों में भी तरंग प्रकृति होती है। प्रत्येक द्रव्य कण से संबंधित इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहा जाता है। इसकी पुष्टि डेविसन एवं जर्मर के द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉन विवर्तन के प्रयोग द्वारा होती है, ठीक है। डी ब्रोगली का समीकरण भी हमसे पूछा है, तो डी ब्रोगली के अनुसार गतिमान कण से संबंध तरंग का तरंग दैर्ध्य कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे डी ब्रोगली समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी कण की ऊर्जा को भी ठीक फोटोन की ऊर्जा की तरह माना जाता है। अतः लैम्डा इक्वल टू h/mv स्क्वायर इक्वल टू h/p, ठीक है। p संवेग हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात उनकी संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसी कारण से एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक है। अणु कक्षक सिद्धांत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आधार पर O2 अणु और Ng अणु की चुंबकीय प्रकृति की तुलना करना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे अणु कक्षक सिद्धांत को, थोड़ा बड़ा है ये, इसको आपको देखना है, कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है? तो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन के प्रतिबंधता रखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक है। और नाभिक स्नेही वे अभिकर्मक जो नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, नाभिक की प्रतिबंधता रखते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद देखिए कक्ष कक्षक में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है, कक्ष और कक्षक में अंतर। इसकी अवधारणा बोर्ड ने दी थी कक्ष की और कक्षक की। यह तरंग यांत्रिकी सिद्धांत पर आधारित है। यह द्विविमीय पथ है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। यह त्रिविमीय स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है और कक्षक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। कक्षों में दिशात्मक गुण नहीं होता है, कक्षकों में दिशात्मक गुण होता है। उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। क्वांटम संख्या परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनके आंसर नहीं दिए गए हैं पर इनको आपको कंप्लीट करना है। कक्ष कक्षक में अंतर तो मैंने बता ही दिया है आपको। गुणित अनुपात का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल तो मैं बता चुका हूँ। ये तो वही है क्वेश्चन जो रिपीट हो गए हैं। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है समझाइए, 3 उपयोग बताना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब देखिए जो 4 अंकीय कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है SN1 SN2 अभिक्रियाओं को क्रियाविधि समझाना है, अंतर भी स्पष्ट करना है और निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए। हेलोफोम अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया, रीमर अभिक्रिया, ठीक है। तो इनको भी आपको कंप्लीट करना है। पॉलीसेकेराइड क्या है? देखिए ये रिएक्शन जरूर कर लीजिए, सेंडमेयर, वुर्जबिटिंग, कार्बिलामीन, ये पूछी जाती हैं, ठीक है। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण से बचने के उपाय बताना है। सूक्ष्म सेल की संरचना, ठीक है, सचित्र वर्णन करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण ये मैंने आपको बता दिया है। इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। हमें टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमसे बात करने के लिए। और टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें क्योंकि आगे की परीक्षाओं के लिए सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह सब वहाँ पर प्राप्त होते रहता है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।